ये जो है ये अलंकरण है। दरअसल हम्म। ये मेरा एक तरह का रोमांटिसिज्म है कि हम कोई ऐसी बात करते हैं। हम्म। मैं अब अपनी बात कहता हूँ आपसे। यह जो एससी, एसटी, ओबीसी या अदर का ये कैटेगरी है, ये समाज ने नहीं बनाया। ये मांग रही इस देश के बहुसंख्यक की, हमारे लिए संविधान के जरिए कैसी व्यवस्था की जाए कि हम मुख्य धारा में आएं। मुख्य धारा में आने के लिए उनको आरक्षण की जरूरत थी, सरकार ने दी, देश ने उसका साथ दिया, और ये जरूरी है कि समाज का हर तबका बराबर के साथ आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एससी, एसटी, ओबीसी ये कैटेगरी किसी और ने नहीं बनाई है, इस व्यवस्था ने बनाई है, जिसको आपने स्वीकार किया है, जिसको सबने स्वीकार किया है, इसलिए अलंकरण तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप टीचर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि एक वर्ग के लोग ही आपराधिक किस्म के रहे हैं, तो फिर मुझे आप पर अफसोस है और तरस भी आता है। अगर आप नहीं, किसी मैंने ये नहीं 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 कहा। नहीं, मुझे बहुत मैंने तरस ये आता है संविधान और मुझे इस मैंने ये बात पर कहा शर्म कि महसूस हम होती है कि दोनों मैं आपके साथ बैठा हुआ गठबंधन हूं। से हम अगर आप प्रोफेसर अत्याचार रहे रहेंगे। हैं, आप हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, हिंदी के समाज को आप जानते हैं, प्रेमचंद से लेकर के, और आप सूरजपाल चौहान तक पढ़े लिखे होंगे, मुझे लगता है कि आप भारत के समाज में हिंदी पट्टी में व्यवस्था कैसे तैयार हुई है, उन व्यवस्थाओं के भीतर जो गुंठन पैदा हुई, जो मेरा भी पक्ष विषमताएं यही हैं, जो है। पीड़न हुआ है, वो कैसे हुआ है। आप एक जाति को, एक आदमी को या किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं कि यही आदमी अपराधी हो सकता है, तो मुझे बहुत अफसोस है। और फिलहाल मैं आपसे सुनो बात नहीं करूंगा सुनिए। जब तक कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस मूड में आ गया हूं कि आपसे बात की जाए। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कभी न किसी जाति या किसी वर्ग को लेकर के टाग इस तरह का जनरलाइज कमेंट नहीं होना मेरा चाहिए। मेरा नाम सत्यम पांडे है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ। अब मैं आता हूँ कि मैम ने कहा कि क्या इस कानून को किसी ने पढ़ा है। मैम, मेरे हाथ में ये राजपत्र है जो कि संसद द्वारा तो आरोपित नहीं है, लेकिन ये कानून की तरह लागू होता है। आपने भी पढ़ा होगा। इस कानून में मैं सर इतनी खामियां निकाल सकता हूं कि लग रहा है कि किसी हड़बड़ी में यूजीसी ने इस कानून को बना दिया है। इस कानून के तीसरे के गौ में मैं आइए, पकड़ता हूं, आप बोलिए। तीसरे के गौ में आइए, 5 के 7, 11 और 12 में आइए, 8 के कौ में आइए। ये तीनों ऐसे उदाहरण हैं जिनका मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो इसकी तीसरे की गौ की सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप आइए 8 का कौ इसका क्या कहता है। 8 का कौ कह रहा है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप में या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर कर सकता है। अगला ये जो इम्पोर्टेंट है, पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी। क्या इस बात की कोई गारंटी देगा कि मेरे खिलाफ कोई मेल कर देता है जिसकी जानकारी मुझे होनी ही नहीं है? मैं तो 15 दिन के भीतर पुलिस को भेज दिया जाऊंगा। मुझे जानकारी भी नहीं कि कौन व्यक्ति मेरे खिलाफ क्या कर रहा है। और मान लीजिए कि इस तरीके की कोई घटना आपस में बढ़ रही है, प्रतियोगिता की घटना है, कोई प्रतियोगी जो 2 छात्र हैं जो टॉपर कंडीशन में हैं, अगर एक व्यक्ति दूसरे वर्ग का है, दूसरा व्यक्ति दूसरे वर्ग का है, अगर वो विद्वेष की भावना से मेरे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करता है, तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? दूसरा, हर न्याय में अभी तक बीएनएस हमारे पास है, एससी एसटी है, दिव्यांगों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं हैं। क्या ये सारे कानून जो विश्वविद्यालय की 4 दीवारी है उसको पार नहीं कर पा रहे हैं? क्या एससी एसटी कानून विश्वविद्यालय के बाहर है? मैम से मैं पूछना चाहता हूं, जो सर अभी इतनी कौशल जी, इतनी मैं बातें कर रहे प्रोफेसर थे। परमार के पास जाऊं से पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं तिवारी मैडम का एक जवाब देना चाहती हूँ कि इन्होंने कमेटी का जो जिक्र किया, उस कमेटी के उसको ध्यान से देखिए। जो यूजीसी ने जो कमेटी बनाई थी और जो ये रेगुलेशन आया है, उस कमेटी में कितना रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी का था? सारे के सारे मैक्सिमम स्वर्ण समुदाय के हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो जो उस कमेटी में थे, इंक्लूडिंग जेएनयू के प्रोफेसर थे, बहुत इमिनेंट स्कॉलर्स हैं उसमें, और तमाम दूसरी जातियों के हैं जिसको आप सो कॉल्ड सवर्ण कहेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, ये जो छात्र ने कहा, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर इस तरीके का एक तरह से उत्पीड़न सवर्ण समुदाय के साथ कोई बिना किसी उत्पीड़ित हुए मेल कर देता है और उसको गोपनीय रखने की जो कहा कि उसके आधार पर उसके संज्ञान में लेते हुए उसको गोपनीय रखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने इस छात्र को ये कहना चाहूँगी कि बंधु, साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा है कि जब कमेटी उसमें 24 घंटे के अंदर जो संज्ञान लेगी, तो क्या आपको लगता है कि ये पूरी कंपोजिशन की जो कमेटी होगी वो तुरंत सीधा पुलिस में डाल देगी उसको?
मुझे लगता है कि यूजीसी के इस रेगुलेशन को मैम एक सीधे सेकंड, 24 घंटे एक में जो सेकंड, चीजें आ रही मेरी हैं। बात तो सुन लीजिए, मैंने सुनी आपकी बात सुन पूरी। लीजिए आप, हाँ। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि 24 घंटे की उसकी जो प्रक्रिया है वो पुलिस में देने की नहीं है, उसको संज्ञान में लेने की है, निगरानी करने की है। ध्यान से पढ़िए, मेरे पास भी यही है जो आप पढ़ रहे थे ना, वो मेरे पास एग्जैक्ट एकदम वही है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, दूसरी बात मैं बस इसमें एक बात जोड़ के आप अपनी बात समाप्त करना मैं ये चाहूंगी। कह रहा हूँ कि आप जो भी बोले आप लोग ना मर्यादा के दायरे में बोले। आप आपकी मैं आपको एक आपत्ति जवाब या देना एतराज चाहता हूं। सुन लीजिए, पहले उनका जवाब दे दूं मैं, अगर आप मुझे जी, कौशल परमिशन जी। देते हो तो। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं आपसे अनुमति लेके ये कहना चाहूँगी कि यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है ये इसकी मूल भावना को समझने की ज़रूरत है। 15 जनवरी 2026 से यह दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, कमेटीज़ बनेंगी इसमें। मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक वर्ग को सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। कौशल जी, मेरे 3 सवाल हैं। एंटी रैगिंग का एक जब बस एक बात राणा जी, मैं आपकी अनुमति लेते हुए अपनी बात को इसमें करना चाहती हूँ। एंटी रैगिंग का जब एक्ट आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को बहुत अच्छे से पता है कि बाकायदा जब एडमिशन लेते हैं तो स्टैम्प पेपर पे लिखवाया जाता है एंटी रैगिंग के लिए। वह कानून क्यों आया था? इसलिए क्योंकि नए शोधार्थियों के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित का बन चुका था रैगिंग का। जब कानून बना, उस कानून को अगर मैं ये कहूँ कि 99% उस कानून की वजह से रैगिंग खत्म हुई है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या मैं आपको नहीं आता हूं लगता कि कौशल इसको जी, आपके वातावरण लिए को सवाल बनाने है के मेरे लिए पास। किया गया हो? एक मिनट रुकने जाओ। प्रोफेसर परमार जी। को मैंने शामिल नहीं किया इस चर्चा में, बहुत देर से। प्रोफेसर परमार, पहले माफी के साथ आप तक मैं आ रहा हूँ बिना किसी सवाल के, चूंकि लगातार आप चर्चा में शामिल हैं, सुन रहे हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। देखिए, मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मीडिया का प्रोफेसर रहा और इसके बाद में रायपुर विश्वविद्यालय का कुलपति रहा। मेरे दोनों विश्वविद्यालय में इस तरह का माहौल नहीं बना। हमारे जो विद्यार्थी हैं, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, ओबीसी और जनरल, सब साथ में मिलकर के और सारे लोग एक साथ एक हॉस्टल में खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं। इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। और हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा प्रस्तावना है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसमें समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 14 में समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है। तो इतने सारे प्रावधान हमारे उसमें है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि प्रावधान जो यूजीसी ने बनाए हैं वो ठीक है, परंतु कहीं 2-3 चीजें हैं। एक तो बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा है कि बनाया गया है, और जो समय दिया गया है 24 घंटे, 15 दिन, 7 दिन, ये थोड़ा सा जल्दबाजी है। इसमें किसी छात्र के साथ अन्याय भी हो सकता है। दूसरा, जो शिकायतकर्ता के लिए कोई पनिशमेंट या कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं लगती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी डांट लगाता है। कई मामलों में याचिकाकर्ता को बहुत कड़ाई से पेश भी आता है। तो शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायतें होंगी, उसका क्या होगा, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये जरूर है कि हमारे देश में जो हमारे स्नेही जी ने और जो दूसरी मैडम उन्होंने कहा, वर्षों तक कुछ वर्ग के साथ में अन्याय हुआ है, या यूं कह सकते हैं उनकी उपेक्षा हुई है। परंतु अभी देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं। हमें इतने दिनों के बाद भी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ रही, ये एक सोचने की बात है। सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को, वाजिब सवाल। कुलपतियों को, प्रोफेसरों को यह प्रयास करना चाहिए कि इस तरह का माहौल विश्वविद्यालय में बने ही नहीं। क्योंकि देखिए, जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश का विश्वविद्यालय नहीं है। इस देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं, बहुत अच्छी टीचिंग होती है, बहुत अच्छा माहौल है। अब वहाँ समस्या हो सकती है दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर हम ना जाएंगे। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि इस जो जो यूजीसी ने जो रेगुलेशन लाया है, थोड़ा सा इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि ये वो जो रेगुलेशन है वो ठीक है, उसमें सवर्ण जो लोगों की जो नाराजगी दिख रही है उसको दूर करना भी आवश्यक है। और ये जो जल्दबाजी में जो निर्णय लेने का काम है, इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि इतने समय में आप कैसे जांच करेंगे।
बहुत सारी बातें, हमारे शिक्षक भी इतनी जल्दी कैसे जांच करेंगे, उसमें किस तरह से निर्णय ले लेंगे इतनी जल्दी। तो ये सोचने की बात है। 1 मिनट मुझे आपने सबसे आखिरी में मौका दिया जी, है, जी, बोलिए। 1 मिनट और लूंगा मैं आपसे, क्योंकि सब लोगों को 2-2 बार मौका मिल गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला प्रतिनिधि, ऐसा इस तरह का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कहीं ना कहीं कमेटी में। तो सामान्य वर्ग के सवर्ण का भी एक अगर जोड़ देते उसमें कमेटी में, तो क्या हो जाता। देखिए, हमारे जहां जितनी संस्थान है, यूपीएससी है, पीएससी है, सब में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व होता है। एक्सपर्ट उसके बिना किसी का चयन होता ही नहीं है, यूपीएससी में भी और पीएससी में भी। और विश्वविद्यालयों में भी ये ध्यान रखा जाता है कि जब प्राध्यापक का चयन होता है तो उसमें एससी एसटी का प्रतिनिधित्व मतलब होता ही है, बिना उसके किसी प्रोफेसर का चयन नहीं होगा। तो कहीं न कहीं इस तरह का सोच सरकार को, विश्वविद्यालयों को, वहां के कुलपतियों को, वहां के प्रोफेसरों को अपने विश्वविद्यालय में इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, ना कि इस विषय को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में वैमनस्यता फैलेगी, आपस में कहीं न कहीं दूरियां होंगी। इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अच्छा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच में जी। माहौल हो। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी भेदभाव वर्तमान में नहीं किया जाता है। इवन गांवों में भी अभी बहुत बहुत सारी जो कुरीतियां थी वो दूर हुई हैं, और आने वाले समय में होना चाहिए। उन वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से, शिक्षा की दृष्टि से इतना समृद्ध किया जाए कि वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके देश की प्रगति में आगे बढ़े। इस सोच के साथ में हमें प्रयास करना चाहिए, और थोड़े बहुत इसमें जो कमियां हैं वो जो कमेटी में जी, है प्रोफेसर वो परमार। यूजीसी को उस बारे में सोचना चाहिए। जी। मैं हाँ, बोलिए। डॉक्टर पवार मैम को जवाब देना चाहता हूँ। जिस तरह वो इस रेगुलेशन का वो सदुपयोग बता रही हैं, क्या मैम को नहीं पता है कि एससी एसटी का कितना दुरुपयोग हुआ है? एनसीआरबी 2022 का डाटा कहता है 32.67% केस जो द्वेष भावना दोष सिद्ध पाए जाते हैं। बाकी 67% ऐसे एससी एसटी केस हैं जो किसी द्वेष भावना से किसी को फंसाने के लिए, किसी लड़ाई झगड़ा के लिए, जमीन विवाद के लिए ज़बरदस्ती फंसाए गए हुए हैं। विष्णु तिवारी का केस 22 साल बाद विष्णु तिवारी जेल से आता है। जेल से जब बाहर आ जाता है तो ना उसका घर बचता है, उसका घर भी गिर जाता है, उसके पिताजी खत्म हो जाते हैं, उसके 2 भाई खत्म हो जाते हैं। उनका 20 साल 22 साल कौन ला के देगा? राणा जी, एक 30 सेकंड और चाहिए। जिस तरह ये हमें समान अवसर केंद्र बता रही हैं। मैं कौशल जी के पास देता। अभी आवाज मेरे किसी मैं ने जवाब मार्ग दूं? दर्शाई थी। देखिए, कानून बहुत सारे बने हैं। एक 30 सेकंड ले रहा हूं मैं आपके। जी। कानून बहुत सारे बने हैं, जैसे इस विद्यार्थी ने कहा, कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो रहा है। इस पर सोचना चाहिए सरकार को कि कानूनों का दुरुपयोग ना हो। एक जो निरपराध है, जिसने वो दोष नहीं किया है, वो 10 साल तक जेल में क्यों पड़ा रहे, इस पर सोचना चाहिए सर। एक अच्छे कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन एक बुरे कानून का तो उपयोग होगा। और मैं मानता हूं कि ये बुरा कानून है। क्यों? क्योंकि इसमें न तो कोई दंडात्मक कार्रवाई है। जब बुरा ही कानून है, मेरे हाथ में यदि हथियार चलाने वाला कैसा है ये मायने रखता है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में हथियार होगा तो वह अपनी सुरक्षा के लिए रखेगा, लेकिन किसी पागल मेरे पास समय की अब कमी रह गई है। कौशल जी, मेरे पास 2-3 सवाल हैं। अच्छा कानून। पहला सवाल ये है कि जो कानून पहले से है